हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? हम लोगों ने एटॉमिक रेडियाई के बारे में पढ़ा था। उसमें कहीं आपको नए टर्म मिले होंगे। वो आप लोगों को जेड इफेक्टिव, पेनिट्रेशन पावर, शील्डिंग पावर, ये सब आपको नए टर्म मिलेंगे जो कि आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ना था। मैं अभी आपको बता देता हूँ इस चीज के बारे में। तो देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग टर्म्स के बारे में। सबसे पहले पेनिट्रेशन पर इफेक्ट, पेनिट्रेशन पावर, ठीक है, पेनिट्रेशन पावर, ठीक है। पहले मैं लिख देता हूं डेफिनेशन, उसके बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा पेनिट्रेशन पावर की क्या होता है। देख लेते हैं। एबिलिटी टू ऑफ एन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, एबिलिटी टू ऑफ एन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, मतलब किसी भी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की एबिलिटी, ठीक है, टू पेनिट्रेट इनर ऑर्बिटल, टू पेनिट्रेट इनर ऑर्बिटल, मतलब इनर ऑर्बिटल को पेनिट्रेट करके, मतलब सिंपल सी बात है पेनिट्रेशन पावर कि आपके एबिलिटी होती है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के कि उसके अंदर वाले ऑर्बिटल को पेनिट्रेट करके वो मैक्सिमम टाइम, मतलब मतलब न्यूक्लियाई के ज्यादा क्लोज अपना स्पेस बना सके, ठीक है। ऐसा होता है पेनिट्रेशन पावर। तो मैं फिर से, एबिलिटी ऑफ एन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन टू पेनिट्रेट इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन टू ऑक्यूपाई द स्पेस, इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन to occupy the space near to nuclei, मतलब न्यूक्लियाई के क्लोज में वो अपना स्पेस बना सके, उसी को हम क्या बोल सकते हैं? पेनिट्रेशन पावर। मतलब क्या होता है? किसी भी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन अपने इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को पेनिट्रेट करके वो क्या करे बच्चों? न्यूक्लियाई के क्लोज में अपना स्पेस बना सके, दैट इज कॉल्ड पेनिट्रेशन पावर। और ध्यान रखना यहां पर पेनिट्रेशन पावर किसकी ज्यादा होती है? पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर आपका किसका ज्यादा होता है बच्चों? ये टर्म्स आपके काम आएंगे अभी, तो इसीलिए मैंने पहले पढ़ा दिया। पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर आपका किसका काम आएगा बच्चों? यहां पर आपका आएगा सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर होता है एनएस ऑर्बिटल का, उसके बाद होता है एनपी का, उसके बाद होता है एनडी का, उसके बाद होता है एनएफ का, मतलब एस सबशेल वाले का सबसे ज्यादा, उसके बाद पी का, उसके बाद डी का, उसके बाद एफ सबशेल का। तो ये तो था हमारा पेनिट्रेशन पावर, ठीक है। पेनिट्रेशन पावर एबिलिटी होती है, मतलब आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की वो इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को पेनिट्रेट करके वो न्यूक्लियाई के क्लोज अपना स्पेस बना सके, दैट इज कॉल्ड पेनिट्रेशन पावर। अब इसी के साथ आपका आता है बच्चों यहां पर स्क्रीनिंग पावर बोलो, या फिर आप लोग शील्डिंग इफेक्ट बोलो। क्या बोलो? शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? सिंपल समझना, शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। सिंपल मैं बताता हूं। जैसे न्यूक्लियाई है, इनर ऑर्बिटल इसको इस तरीके से शील्ड कर लेगा कि इसको बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियाई अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगा पाएगा। मतलब शील्डिंग पावर का मतलब कवर कर लेगा, इनर ऑर्बिटल इसको इस तरीके से कवर करके रखेगा कि बाहर वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई के साथ अट्रैक्शन पावर में नहीं रहेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं आप लोगों का? शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट का मैं आप लोगों को डेफिनेशन लिखा देता हूं। एबिलिटी टू इनर ऑर्बिटल को ध्यान से समझना। एबिलिटी टू इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, एबिलिटी टू इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। टू शील्ड न्यूक्लियस को शील्ड करने का, टू शील्ड न्यूक्लियस, आपके न्यूक्लियस को शील्ड करेगा। आपकी किसको शील्ड करेगा बच्चों? यहां पर न्यूक्लियस को शील्ड करेगा
ड्यू टू विच मतलब इसी की वजह से, ड्यू टू विच आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एक्सपीरियंस्ड, यहां पर आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एक्सपीरियंस्ड मतलब जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो आपका एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा न्यूक्लियर चार्ज, कैन नॉट एक्सपीरियंस्ड न्यूक्लियर चार्ज, या फिर सिंपल मीनिंग में हम जो मैंने आपको बताया न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो मतलब इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन आपको इस तरीके से न्यूक्लियाई को कवर कर देगा, मतलब ये शील्ड का मतलब क्या है, कवर कर देना कि जो आउटर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियाई के साथ आपका न्यूक्लियाई के साथ किसी भी टाइप का अट्रैक्शन पावर नहीं दिखा पाएंगे। कैन नॉट एक्सपीरियंस्ड न्यूक्लियर चार्ज is called shielding effect, is called shielding effect। अब ध्यान देना शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है, is called shielding effect। अब आपके शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट देखो बेटा, शील्डिंग इफेक्ट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, शील्डिंग इफेक्ट आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पेनिट्रेशन पावर। अब कैसे समझना, पेनिट्रेशन पावर, अब पेनिट्रेशन पावर क्या बोलता है, इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, हाँ यहां पर वो किसी भी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के पेनिट्रेट, इनर ऑर्बिटल को पेनिट्रेट करके ऑक्यूपाई कर ले वो न्यूक्लियाई के क्लोज वाला स्पेस, ये होता है समझना न्यूक्लियाई के क्लोज वाला स्पेस को ऑक्यूपाई कर ले। और एबिलिटी टू इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन शील्ड द न्यूक्लियस ड्यू टू द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एक्सपीरियंस न्यूक्लियर चार्ज, मतलब न्यूक्लियर चार्ज को एक्सपीरियंस ना कर पाए, मतलब दोनों का मीनिंग आपका एक ही है, बस आप लोगों को समझना है कि इसमें शील्डिंग इफेक्ट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, पेनिट्रेशन पावर के। तो अगर मैं बात करूं शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर, तो शील्डिंग इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, शील्डिंग इफेक्ट ऑर्डर की बात करूं तो आप किसका याद होगा शील्डिंग इफेक्ट ऑर्डर की, तो आपके ns ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू np, एज कंपेयर टू nd, एज कंपेयर टू nf, ठीक है। इफ अगर मैं बोलूं यहां पर n-1 और ns में से किसका शील्डिंग इफेक्ट आपका ज्यादा होगा, n-1 है इसका, ठीक है। और यहां से आपको दिख रहा है कि nd और nf आपके क्या होते हैं बच्चों, पुअर शील्डर होते हैं, क्या होते हैं, पुअर शील्डर, मतलब पुअर शील्डर होते हैं, ये इतने अच्छे से शील्ड नहीं कर पाते। शील्ड करने का मतलब कि आउटर स्पेस के इलेक्ट्रॉन को, मतलब अपने जो आउटर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है वो कभी भी आपके न्यूक्लियाई के साथ अट्रैक्शन पावर को फील ना कर पाए। तो अट्रैक्शन पावर को अगर डी ऑर्बिटल के बाहर कोई इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ये तो आपका पुअर शील्डर है डी ऑर्बिटल के, जैसे डी ऑर्बिटल के बाहर कोई इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ये तो पुअर शील्डर होने की वजह से जो इसके बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियाई के साथ अट्रैक्शन पावर को एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन अगर S रहेगा तो S क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सपीरियंस नहीं करने देगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। काफी इजी है, काफी सिंपल है, ठीक है। पुअर शील्डर का मतलब आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। अगर मैं बोलना चाहूं कि एज एग्जांपल कि यहां पर 4F का शील्डिंग पावर ज्यादा होगा कि 5F का, तो आप ऑब्वियसली बोल सकते हो यहां पर n-1 का ज्यादा होता है तो 4F का आपका शील्डिंग पावर बहुत ही ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 5F से, ठीक है। तो ये था, तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखो। और एक और टर्म आता है हमारा जेड इफेक्टिव, उसी को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, उसी को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब जेड इफेक्टिव और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बच्चों, समझ लेते हैं। देखो जेड इफेक्टिव और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, द न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय
एक्सपीरियंस्ड बाय, देखो न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इज लेस देन, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इज, पहले मैं आपको डेफिनेशन कराता हूं, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इज लेस देन, ठीक है, द न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इज लेस देन एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू द शील्डिंग इफेक्ट। मतलब क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज होता है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन पे उतना एक्सपीरियंस नहीं कर पाता, उससे थोड़ा कम होता है, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है, उतना आपका न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड नहीं कर पाएगा ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस टाइम क्या होता है, इस टाइम तो हम बोल सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब अब बात को ध्यान से समझना, काफी इजी है, अब बात को ध्यान से समझना। देखो क्या होता है कि जो जेड मेरा प्रोटॉन है, ठीक है, जेड ही मेरा प्रोटॉन है, मैंने आपको बताया था। अब वो उतना चार्ज बाहर वाला इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा, क्यों? क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट की वजह से वो क्या करेगा, शील्डिंग इफेक्ट क्या करता है बच्चों, न्यूक्लियर चार्ज के एक्सपीरियंस को कम करता है। तो जनरली आपका न्यूक्लियर चार्ज शील्डिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियर चार्ज को कम एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन उसके बाद जितना एक्सपीरियंस करेगा दैट इज कॉल्ड जेड इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। हियर सिग्मा इज अ शील्डिंग इफेक्ट, यहां पर सिग्मा क्या है बच्चों, हमारा शील्डिंग इफेक्ट है। इस चीज को आप लोग ध्यान से समझ लो, ठीक है। नाउ अब मैं आप लोगों को बता देता हूं यहां पर बच्चों कि यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारा जेड इफेक्टिव बढ़ता है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारा क्या बढ़ता है बच्चों, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, ठीक है। इन पीरियड अब समझना, इन पीरियड अगर मैं लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करता हूं तो हमारा क्या बढ़ता है बच्चों, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, ठीक है। अब देखो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो यहां पर जेड इफेक्टिव के कैलकुलेशन करने का भी कुछ मेथड होता है। मैं आप लोगों को थियोरेटिकल, दो मेथड होते हैं, एक होता है एक्सपेरिमेंटल, एक होता है थियोरेटिकल मेथड, ठीक है। तो मैं आप लोगों को थियोरेटिकल मेथड आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। आप लोग एक्सपेरिमेंटल मेथड आप लोग सीखोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो दे देते हैं यहां पर, ठीक है। थियोरेटिकल मेथड टू कैलकुलेट जेड इफेक्टिव, ठीक है। जेड इफेक्टिव को कैलकुलेट करने का थियोरेटिकल मेथड देख लेते हैं बच्चों हम लोग। सबसे पहले देखो पहला क्या है बच्चों, ठीक है, पहला फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन वी अज्यूम द डिफरेंट कॉम्बिनेशन, for different orbital electron we assume the different combination shielding constant,
शील्डिंग कांस्टेंट, मैंने क्या एज्यूम किया हुआ है बच्चों, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ शील्डिंग कांस्टेंट मैंने एज्यूम किया हुआ है ये यहाँ पर, ठीक है। फ्रॉम विच जेड इफेक्टिव कैन बी कैलकुलेट, फ्रॉम विच जेड इफेक्टिव कैन बी कैलकुलेट, बस इतना ध्यान रखो, कैन बी कैलकुलेटेड, कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है, कैलकुलेटेड। अब ये बात ध्यान से समझना बच्चों यहाँ पर कि जिसके थ्रू हम लोग जेड इफेक्टिव को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे जेड इफेक्टिव का, थोड़ा इस बात को समझ लेते हैं बच्चों, काफी इजी है। तो यहां पर कैलकुलेशन फॉर जेड इफेक्टिव, कैलकुलेशन फॉर जेड इफेक्टिव, ठीक है। यहां पर मैं दो आपको साइन बना रहा हूं, उस चीज को ध्यान से समझना। दो में कॉलम बना रहा हूं, उस चीज को समझना, ठीक है। यहां पर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डिफरेंट ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डिफरेंट ऑर्बिटल, ठीक है, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट, मतलब स्क्रीनिंग कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये हमारा कॉम्बिनेशन है। एक्चुअली में हमारा फॉर्मूला क्या है बच्चों, जेड इफेक्टिव का, जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, तो यही आपको कैलकुलेट करना है, यही आपको कैलकुलेट करना है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे समझते बच्चों बड़े ध्यान से, ठीक है ना। यहां पर हम लोग समझते कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे इजीली। तो देख लेते हैं n माइनस वन, n प्लस वन और n प्लस टू, मतलब n क्या है यहाँ पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से एक ज्यादा हो चाहे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आपका दो ज्यादा हो, उसके लिए कॉम्बिनेशन में हम कितना रखेंगे, 0, ठीक है। और nth ऑर्बिटल के लिए हम कितना रखते हैं बच्चों, nth ऑर्बिट के लिए हम कितना रखते हैं बच्चों, हम लोग रखते हैं यहाँ पर 0.35। अगर मैं बात करूं यहां पर n माइनस वन p और n माइनस वन s के लिए हम लोग रखते 0.85, और n माइनस वन dd के लिए और n माइनस वन f के लिए हम लोग कितना रखते हैं, 1, ठीक है। और n माइनस टू या फिर n माइनस 3 के लिए हम लोग रखेंगे 1। बस ये कुछ वैल्यूज है जो आपको ध्यान रखनी है, बस ये वैल्यूज आप लोगों को। n प्लस मतलब ज्यादा वाले के लिए हम कितनी रखते हैं बच्चों, ज्यादा वालों के लिए हम लोग रखते हैं 0, ठीक है। nth ऑर्बिट के लिए हम लोग क्या रखेंगे, 0.35। इस ऑर्बिट के लिए हम लोग क्या रखेंगे, 0.85, और n माइनस वन f और dd के लिए 1 रखेंगे, और इसके लिए भी हम लोग 1 रखेंगे। तो ये कुछ ऑर्डर था आप लोगों को जो आपको ध्यान रखना है, ये कुछ वैल्यूज है जो आपको ध्यान रखनी है। इसके थ्रू हम किसी भी जेड इफेक्टिव को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें आपको एक एग्जांपल बताता हूं जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करने का, तो किस तरीके से हम लोग यहां पर जेड इफेक्टिव को कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, थोड़ा समझते हैं जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करने का तरीका। तो देख लेते हैं यहां पर क्वेश्चन, कैलकुलेट जेड इफेक्ट फॉर 4s ऑर्बिटल एंड 3p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, 3p ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन। मतलब आपको क्या करना है, 4s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन और 3p ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इन जिंक, इनका आपको क्या निकालना है बच्चों, जेड इफेक्टिव निकालना है। इनका आपको क्या निकालना है बच्चों, जेड इफेक्टिव निकालना है। तो कैसे कर सकते हैं बच्चों, इनका जेड इफेक्टिव कैसे निकाल सकते हैं समझते हैं। यहां पर सॉल्यूशन देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले जिंक का निकालना है, तो जिंक का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ये मैंने लिख लिया। अब मुझे कौन कौन सा ऑर्बिटल का निकालना है, 4s का निकालना है। तो 4s आपका ये हो गया। तो देखो यहां पर ध्यान से समझना, स्क्रीनिंग कांस्टेंट फॉर 4s ऑर्बिटल, सबसे पहले स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालेंगे, ठीक है। अब देखो
n+1, मतलब n+1 तो n की वैल्यू कितनी है 4 है सबसे ज्यादा, तो 5 और 7 में तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो उसको तो 0, चलो ठीक है। nth ऑर्बिटल वाले को कितना लेना है 0.35। अब देखो 4 में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 में से एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा होगा और एक इलेक्ट्रॉन आपके इसमें काम आएगा, तो 4 का जो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा 0.35 उसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब समझना बात को ध्यान से, 4s में आपके 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 में से एक इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा होगा, तो और दूसरे की वजह से कर रहा होगा, तो 1 × 0.35 कर लेंगे, ठीक है। अब n-1p और n-1s की वजह से 0.85, तो n-1s और n-1p ये आपके हुए, तो इसमें आपके कितने होंगे आपके 0.85 इनकी वजह से, और n-1d और n-1f, क्या यहां पर n-1d प्रेजेंट है, हाँ इधर देखो मैक्सिमम 4 है, n-1d आपका प्रेजेंट है, तो 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना एक्सपीरियंस होगा बच्चों उसको 1, प्लस अब उसके बाद रिमेनिंग ऑल की वजह से कितना होगा बच्चों 1, तो अब देखो यहां पर रिमेनिंग कितने इलेक्ट्रॉन बचे, यहां पर ये वाला बचा एक ये वाला बचा, तो कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 8 और ये हो गया 10, इन सब की वजह से भी आपका 1 होगा, तो टोटल जो सिग्मा की वैल्यू आई, टोटल जो सिग्मा की वैल्यू आई इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों हमारी, यहां पर टोटल जो सिग्मा की वैल्यू आई 27.15, क्या होगी बच्चों 27.15 की कैलकुलेट करो आप लोग, 27.15 होगी, तो इसका मतलब जो हमारा जेड इफेक्टिव होगा जेड माइनस सिग्मा, तो जेड की वैल्यू मेरे पास कितनी आई 30 - 27.15, तो ये अप्रोक्सीमेट कितनी आ जाएगी 2.85, ठीक है। इसी को हमने कहीं नाम दिया स्लेटर कांस्टेंट, इसी को कहीं कहीं हम क्या बोलते हैं स्लेटर कांस्टेंट, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझो, तो जेड इफेक्टिव कैसे निकालते मैंने आपको बताया, सिग्मा 4s का, ठीक है। अब मैं देख लेता हूं यहां पर सिग्मा आपको 3p का निकालना है, तो 3p का कैसे निकालेंगे समझो, सबसे पहले आपके इससे ज्यादा यहां पर n की वैल्यू कितनी हुई, n की वैल्यू यहां पर हुई 3, तो n से ज्यादा वाले मतलब 4 5, तो 4 के लिए तो आपको क्या मानना है 0, तो ये जो आपके 2 इलेक्ट्रॉन है इसके लिए तो आपको 0 मानना है, ठीक है। अब nth ऑर्बिट के लिए आपको कितना मानना है, चाहिए sp-df कुछ भी रहे, चाहिए sp-df कुछ भी रहे, यहां पर केवल और केवल चेंजेस कहां है sp-df में n-1 में, ठीक है, मतलब 2 वाले में। अब यहां पर n की वैल्यू 3 है, मतलब इसमें 2 वाले में चेंजेस आएंगे, सिंपल है, देखो यहां पर sp-df, तो यहां पर nth वाला कौन सा है, n की वैल्यू 3 वाले ऑर्बिटल कौन से बच्चों, यहां पर 3d10 है, 4p6 है, 3s2 है, ठीक है, ये आपके ऑर्बिटल है। अब देखो nth ऑर्बिटल की वजह से क्या होगा बच्चों आपका 0.35, तो सीधा nth ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों आप लोग देख सकते हो, यहां पर 18 इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है 18 में से एक इलेक्ट्रॉन 3p का एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा होगा और बाकी सारे उसके ऊपर शील्डिंग इफेक्ट लगा रहे होंगे, जिस ऑर्बिटल का निकालना है उस ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करता है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन आपका क्या करेगा बच्चों न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेगा और बाकी सबकी वजह से हम लोग निकालेंगे, तो टोटल कितना हुआ बच्चों यहां पर आप लोगों का और टोटल 18 था, 18 में से एक इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि nth ऑर्बिटल में काउंट करो ना कितने इलेक्ट्रॉन है, nth ऑर्बिटल में काउंट करो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, nth ऑर्बिटल में काउंट करो 2 6 10, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन आपका न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा होगा और बाकी सबको हिसाब से मुझे कैलकुलेट करना है, तो यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों हमारा 17 × 0.35, बहुत बढ़िया, ये मैंने निकाल लिया थर्ड के लिए। अब इसके बाद n-2 मतलब n की वैल्यू 2 के लिए कैलकुलेट करना है, तो n की वैल्यू n के लिए, तो n-1s और n-1p के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 0.85, तो देखो n-1s n-1p, तो यहां पर कितना हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.85 से, प्लस
इसके बाद जो रिमेनिंग होगा n-2 n-3 उसको मुझे हमेशा किससे मल्टीप्लाई करना है, आपको 1 से। तो 2 इलेक्ट्रॉन को 1 से मल्टीप्लाई करो, तो यहां पर जो स्लेटर कांस्टेंट की वैल्यू आएगी, सिग्मा को भी बोलते हैं हम लोग स्लेटर कांस्टेंट, तो यहां पर जो वैल्यू आएगी स्लेटर कांस्टेंट की कितनी आएगी 14.75। और यहां से मैं जेड इफेक्टिव निकालना चाहूं तो आप लोग निकाल सकते हो जेड माइनस सिग्मा, तो कितना हो जाएगा बच्चों, देखो जेड माइनस सिग्मा तो कितना हो जाएगा बच्चों आपका ये 30 माइनस 14.75, तो ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 15.25। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर स्लेटर कांस्टेंट दोनों के लिए निकाल सकते हैं। तो जब मैंने ये वाली वैल्यू देखी, ध्यान से समझना, जब मैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो हमारे स्लेटर कांस्टेंट की मतलब आपके जेड इफेक्टिव की वैल्यू क्या होती है बच्चों, बढ़ती है। कैसे बढ़ती है बताता हूं मैं आपको, जैसे कैसे बढ़ती है वो भी मैं आपको बताता हूं। अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है। एक बार और हम देख लेते हैं इन पीरियड आपकी कैसे बढ़ती है, वो मैं आप लोगों को बताता हूं कि इन पीरियड अगर मैं बोलूं ऑक्सीजन, सॉरी मैं बोलता हूं कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। कैलकुलेट द जेड इफेक्टिव एट आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द जेड इफेक्टिव ऑन आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन मतलब आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन पे आपको जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करना है। देखो 1s2 2s2 2p1 सॉरी 2p4 ना यहां पर 2 आ जाएगा, ठीक है। इसका क्या जाएगा 1s2 2s2 2p3, इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। अब देखो आपको आउटर मोस्ट पे निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मुझे यहां पर आउटर मोस्ट मतलब 2p पर निकालना है, यहां पर आउटर मोस्ट मतलब 2p पर निकालना है, यहां पर आउटर मोस्ट मतलब 2p पर निकालना है। अब देखो n+1 के लिए तो हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं 0, n+1 मतलब n की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई 2, यहां पर n की वैल्यू कितनी हो गई 2, यहां पर भी n की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब बताओ क्या यहां पर 3p 3s कुछ है, नहीं है, हटाओ, 0 वाला नहीं होगा। उसके बाद देखो nth ऑर्बिटल के लिए हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं 0.35, ठीक है। तो nth ऑर्बिटल वाला कौन सा है, दोनों है, ये भी nth ऑर्बिटल वाला, ये भी nth ऑर्बिटल वाला। तो nth ऑर्बिटल वाले जितने भी रहेंगे उसके लिए हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं 0.35 मल्टीप्लाई विद व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, न्यूक्लियर चार्ज को एक्सपीरियंस कर रहा होगा। तो यहां पर 3 × 0.35 प्लस 2 × 0.85, ठीक है। मतलब अंदर वाला अगर n-1s रहा या n-1p रहा तो 0.85, और अगर n-1d रहा या फिर n-1f रहा तो मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा 1। अब इसके लिए सिमिलरली कर लेते हैं, यहां पर आ जाएगा 4 × 0.35 प्लस 2 × 0.85, यहां पर क्या हो जाएगा 5 × 0.35 प्लस 2 × 0.85। अब जब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट कर लेते हैं इस वैल्यू को 35 मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूं 15 1 9 10 मतलब यहां पर आ जाएगा 1.05 प्लस यहां पर 85 दो ही है ना हर जगह, ठीक है। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 17, वही ये हो जाएगा 1.75। तो कितना आ गया बच्चों, कैलकुलेट करो, ये आपका आ गया 1.80। यहां पर कैलकुलेट करो, यहां पर इससे 35 ज्यादा, तो यहां पर आ जाएगा 2.15, और यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका 2.50, ठीक है। अब देखो ये आपके सिग्मा की वैल्यू आ गई। अब देखो जेड इफेक्टिव क्या होगा बच्चों, अब यहां पर जेड की वैल्यू यहां पर कितनी है 6 है, यहां पर 7 है, यहां पर 8 है, तो 6 - 1.80, यहां पर जेड इफेक्टिव क्या होगा बच्चों 7 - 2.15,
यहाँ पर जेड इफेक्टिव क्या होगा बच्चों, समझ लेते हैं 8 माइनस 2.50। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जेड इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आई 4.2। यहाँ पर कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ पर आ जाएगी बच्चों आपके 4.85, ठीक है 4.85567, हाँ ठीक है। यहाँ पर कितनी आ जाएगी 5.50। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे मैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, इससे क्या एनालिसिस किया, आपकी जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। जेड इफेक्टिव मतलब क्या होता है, फोर्स बिटवीन न्यूक्लियाई टू इलेक्ट्रॉन, फोर्स बिटवीन न्यूक्लियाई टू इलेक्ट्रॉन। समझ में आया? तो ध्यान से समझना, शुरुआत में अगर मेरा शील्डिंग पावर नहीं होता तो फोर्स बिटवीन न्यूक्लियाई टू इलेक्ट्रॉन मेरा बहुत ज्यादा लगता, लेकिन शील्डिंग पावर की वजह से जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज है, जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज है, जैसे मैं एक और बार समझाता हूं, देखो फोर्स बिटवीन न्यूक्लियाई टू इलेक्ट्रॉन है, जेड इफेक्टिव क्या होता है, फिर से एक बार देखते फिर हम इसके मतलब एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर, अब देखो फोर्स बिटवीन, यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज लिया, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज लिया मैंने, न्यूक्लियर चार्ज लिया। अब देखो न्यूक्लियर चार्ज, ये वाला जो न्यूक्लियाई का चार्ज, यहाँ पर मैंने न्यूक्लियर चार्ज लिया। अब देखो न्यूक्लियर चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगा वो अट्रैक्शन पावर लगाएगा। अब बीच में शील्डिंग इफेक्ट आने की वजह से, बीच में कौन सा इफेक्ट आने की वजह से बच्चों, शील्डिंग इफेक्ट आने की वजह से इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है, वो जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, वो जो अट्रैक्शन पावर है वो कम एक्सपीरियंस करेगा, और जितना कम एक्सपीरियंस करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। समझ में आया? मतलब अट्रैक्शन पावर तो एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन शील्डिंग पावर की वजह से कुछ कम अट्रैक्शन पावर एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की क्या हो रहा है बेटा, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो, वो आपका क्या होगा बच्चों, कम आपका सॉरी, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वैसे वैसे आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। इसके बारे में मैं और डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो आपको जेड इफेक्टिव के बारे में समझ में आ गया होगा। और शील्डिंग पावर क्या होता है कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियाई जो अट्रैक्शन पावर लगा रहा है उसको शील्ड करने की जो टेंडेंसी होती है, मतलब इनर ऑर्बिटल की। देखो यहां पर जो यहां पर फोर्स बिटवीन न्यूक्लियाई टू इलेक्ट्रॉन, अब बात समझना, ठीक है, ये हमारा आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और ये मेरा न्यूक्लियाई है। अब यहां पर तो आपको दिख रहा है कि कोई भी बीच में नहीं है, तो पूरा अट्रैक्शन पावर लगा रहा है। अब यहां पर जो शील्डिंग पावर के लिए जो ऑर्बिटल आएगा, शील्डिंग पावर के लिए ऑर्बिटल कौन सा आएगा, शील्डिंग पावर के लिए आपका कौन सा ऑर्बिटल आएगा, इनर ऑर्बिटल आएगा। कौन सा ऑर्बिटल आएगा बच्चों, इनर ऑर्बिटल। और इनर ऑर्बिटल की वजह से हमारा जो न्यूक्लियस जो यहां पर अट्रैक्शन पावर लग रहा होगा, जो न्यूक्लियर चार्ज यहां पर होगा वो थोड़ा कम आपका हो जाएगा, और इस वजह से यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ जाएगा। तो शील्डिंग पावर आपके इनर ऑर्बिटल के थ्रू लगती है, और आपके जेड इफेक्टिव कहां लगता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स पे। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा आप अच्छे से ध्यान रखो। शील्डिंग पावर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जेड इफेक्टिव। तो अब हम देख लेते हैं, इससे कल मैंने एटॉमिक रेडियस पढ़ाया था, उससे रिलेटेड कुछ एक्सेप्शंस को देख लेते हैं। तो एक एक करके सारे एक्सेप्शंस हम देखेंगे बच्चों, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो एक्सेप्शन नंबर 1 है। इसके 3 या 4 एक्सेप्शन है, तो आपको मैं बता देता हूँ 3 या 4 एक्सेप्शन कौन कौन से होंगे। कल आपको मैंने जेड इफेक्टिव बताया था, फिर मैंने बोला था उसके बारे में मैं आपको कल बताता हूँ। तो एक्सेप्शन देख लेते हैं एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड्स के। ठीक है, जनरली आपका क्या होता है एक्सेप्शन, जनरली आपका क्या होता है, जब मैं यहां से यहां जाता हूं और यहां से यहां जाता हूं तो आपकी रेडियस इंक्रीज होती है, आपकी रेडियस इंक्रीज होती है। ये बात तो मैंने कल ही आपको बता दिया था, आपकी रेडियस इंक्रीज होती है, यहां से यहां इंक्रीज होती है, और यहां से यहां क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी। क्यों होगी,
समझना, ड्यू टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यहां से यहां जाते तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ना मतलब अट्रैक्शन पावर बढ़ना, और अट्रैक्शन पावर बढ़ने की वजह से साइज आपका क्या होगा बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट होगा। बस इस चीज को समझो। तो एक्सेप्शन, तो पहला एक्सेप्शन हमारा कौन सा बच्चों, अब देखो जैसे मैं बात करूं यहां पर कौन सा, मैं आप लोगों को बात करता हूं, कोई भी कंसीडर कर लेता हूं, कंसीडर अ ग्रुप, कंसीडर द ग्रुप, एक ग्रुप को मैं कंसीडर कर लेता हूं, कौन सा, फोर्थ बी हमारा कौन सा है, ये हो गया जर्कोनियम, फिर आपका क्या जाएगा हॉफनियम, फिर आपका 104 पर कौन सा एलिमेंट होगा, UnQ, ये एलिमेंट होगा। अब देखो ये मेरा हो गया 3D सीरीज, ये मेरा हो गया 3D सीरीज, ये मेरा हो गया 4D सीरीज, ये मेरा हो गया 5D सीरीज, और ये मेरा हो गया 6D सीरीज। अब देखो ये यहां तक समझ में आ जाएगा। अब आपको देखो, अब देखो यहां पर क्या होता है, जनरली हमको क्या देखने को मिलता है, जर्कोनियम की साइज, हॉफनियम की साइज, आपके इन तीनों की साइज अप्रोक्सीमेट इक्वल होती है। मतलब क्या होता है, 4D सीरीज एलिमेंट की साइज, 4D सीरीज एलिमेंट की साइज जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 5D सीरीज एलिमेंट के, 5D सीरीज एलिमेंट के, और आपके 5D सीरीज एलिमेंट का साइज आपके किसके इक्वल होगा बच्चों, अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा आपके 6D सीरीज एलिमेंट के, 6D सीरीज एलिमेंट के साइज के इक्वल होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा मैं एनालिसिस कराऊं तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हॉफनियम के पहले आपका 14 आपके चले जाते हैं, कौन से, लेंथेनॉइड ग्रुप, हॉफनियम के पहले आपका लेंथेनॉइड ग्रुप होता है, मैंने प्रोडक्ट टेबल बनाया था, और UQ के पहले आपका क्या होता है, एक्टिनोइड ग्रुप, मैंने ये भी आपको बताया था। ठीक है, तो यहां पर 5D और 4D आपका क्या होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, यहां पर आपके लेंथेनॉइड की वजह से होगा तो इसको बोलेंगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और यहां पर कौन सा होगा, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन, कौन सा होगा, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब साइज छोटा होगा। क्यों होगा वो मैं बता देता हूं यहां पर ठीक है। अब देखो यहां पर इन 5D सीरीज इलेक्ट्रॉन in 5D series electron will fill in electron will fill in 5D orbital after filling of 4f ऑर्बिटल। मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि 5D सीरीज में क्या होता है, 5D सीरीज में इलेक्ट्रॉन 5D ऑर्बिटल में भरने से पहले आपका किस में भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन को, 4f ऑर्बिटल में। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, इन 6D सीरीज इलेक्ट्रॉन विल फिल in 6D orbital after filling of 5f ऑर्बिटल। मतलब 5f ऑर्बिटल के फिलिंग के बाद ही आपका 6D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा। ये आपका है तरीका, थोड़ा सा सिंपल है बच्चों, आप लोग प्रैक्टिस करो, इसको समझ में आ जाएगा। इसके बाद ही आपका इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। इन 6D सीरीज इलेक्ट्रॉन विल फिल इन 6D ऑर्बिटल आफ्टर फिलिंग ऑफ 5D ऑर्बिटल। 5D ऑर्बिटल के बाद ही इसमें आपका इलेक्ट्रॉन को भरा जाएगा। ये कुछ है आपका कंसेप्ट, अब समझो। अब कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को, मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि देखो
और 4f ऑर्बिटल आपका क्या होता है, पुअर शील्डर होता है। 4f ऑर्बिटल आपका क्या होता है, पुअर शील्डर होता है, मतलब पुअर शील्डर होता है। अब पुअर शील्डर होगा और यहां पर भी 5f ऑर्बिटल भी आपका क्या होता है, पुअर शील्डर होता है, पुअर शील्डर होता है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यहां पर इसके शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन डेवलप होगा, दैट इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। उसको क्या बोलेंगे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और इसकी वजह से जो डेवलप होगा वो क्या होगा बच्चों, आपका एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। कौन सा होगा, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन आपके होते क्या है, मैं आप लोगों को सिंपली बता देता हूं, आप लोग समझने का कोशिश करना। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां पर सबसे पहले लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मैं आप लोगों को समझा देता हूं, ठीक है। यहां पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो यहां पर समझना, एक बार ट्राई करना बच्चों, ये काफी इजी है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आप समझना, आप लोग खुद से एक बार ट्राई करो क्या चल रहा है। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है बच्चों कि अब देखना यहां पर वी नो दैट शील्डिंग पावर आपकी किसकी ज्यादा होती है, शील्डिंग पावर आपकी NS की ज्यादा होती है, फिर आपके NP की ज्यादा होती है, फिर आपके ND की ज्यादा होती है, फिर आपके NF की ज्यादा होती है। NS की सबसे ज्यादा, सबसे लेस आपके NF की। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इन दोनों का जो शील्डिंग पावर है वो बहुत ही ज्यादा पुअर है, पुअर शील्डर होता है। ये आपके पुअर शील्डर होते। अब जब ये आपके पुअर शील्डर होते हैं बच्चों, तो इसको कैसे समझेंगे, देखो यहां पर बिफोर फिलिंग ऑफ, मैं लेंथेनॉइड के बारे में बताता रहा हूं, 5D और ऑर्बिटल वी विल फिल, हमको किसको फिल करना पड़ेगा, वी विल fill 14 इलेक्ट्रॉन in 4f ऑर्बिटल। मतलब हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5D ऑर्बिटल से पहले हम 4f इलेक्ट्रॉन में 14 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। हैंस यहां पर 14 प्रोटॉन, इसका मतलब उसके अंदर आपके न्यूक्लियाई में कितने प्रोटॉन आपको फिल्ड करने पड़ेंगे, 14 प्रोटॉन। 14 प्रोटॉन इज ऑल्सो फिल्ड। देखो बेटा, आपका जो प्रोटॉन का नंबर होता है वो क्या होता है, सिंपल बात है, आपके प्रोटॉन का, देखो जितना मैं इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा, ऑब्वियसली बात है, जितना इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर होगा उतना ही आपका क्या होगा, प्रोटॉन होगा न्यूट्रल में। तो उतने ही प्रोटॉन आपके फील्ड करे जाएंगे किसमें बच्चों, न्यूक्लियस में। उतने ही आपके प्रोटॉन आपके न्यूक्लियस में फील्ड किए जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर अब आपको समझ में आ रहा होगा कि न्यूक्लियस का न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा 14 से, ठीक है। सो हियर न्यूक्लियर चार्ज विल बी इंक्रीज बाय 14, nuclear charge will be increased by 14, मतलब न्यूक्लियर चार्ज आपका किससे इंक्रीज हो गया, 14 से। अब जो 4f ऑर्बिटल होता है वो आपका पुअर शील्डर होता है, ठीक है। 4f ऑर्बिटल आपका क्या होता है बच्चों, यहाँ पर पुअर शील्डर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 14 electron in 4f orbital is poor shielder, 4f orbital is poor shielder होता है। और पुअर शील्डर होने की वजह से क्या होगा, पुअर शील्डर होने की वजह से देखो यहां पर क्या क्या हुआ, जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरा तो यहां पर 14 इलेक्ट्रॉन जैसे ही मैंने 4f में भरा उतने ही मुझे प्रोटॉन भरना पड़ा किसमें, न्यूक्लियस में,
ठीक है। और न्यूक्लियस में प्रोटॉन भरने से न्यूक्लियर चार्ज आपका बढ़ गया, नॉट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। और आपके जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे वो 4f ऑर्बिटल है, वो आपका पुअर शील्डर है, और पुअर शील्डर है और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ गया है। यहां पर समझना, पुअर शील्डर भी है और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, तो क्या है 14 इलेक्ट्रॉन इन 4f ऑर्बिटल इज पुअर शील्डर। सो Z effective will increase, Z effective will increased, यहां पर Z effective आपका क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों होगा, दो फैक्टर इसके ऊपर काम कर रहे हैं, दो फैक्टर इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे ही मैंने 4f में 14 इलेक्ट्रॉन भरे, समझना, जैसे ही मैंने 4f में 14 इलेक्ट्रॉन भरे वैसे ही आपके न्यूक्लियर चार्ज में, न्यूक्लियाई में भी मैंने 14 प्रोटॉन भरे, 14 प्रोटॉन भरे। इसका मतलब हमारा क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा दिया इसने, पहला काम कर दिया। और जो 4f में जो इलेक्ट्रॉन भरा है उसके 4f की शील्डिंग पावर लेस होती है। अब देखो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है और शील्डिंग पावर भी लेस है। शील्डिंग भी क्या है हमारी, पुअर है, शील्डिंग भी हमारी क्या है बच्चों, पुअर है। न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, शील्डिंग भी हमारी पुअर है। तो यहां पर नेट जो ओवरऑल होगा उससे क्या होगा, हमारा जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। थोड़ा समझने की कोशिश करो, नेट ओवरऑल जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। और जैसे ही मेरा जेड इफेक्टिव बढ़ा तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर वो हाई अमाउंट में अट्रैक्शन पावर होगा, ठीक है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, अट्रैक्शन पावर क्रिएट होगा। तो यहां पर बोल सकते हैं hence high amount of attraction power, high amount of attraction power experienced by outermost electron, ठीक है। outermost electron मतलब high amount of attraction power experienced by outermost electron, experienced by outermost electron मतलब outermost electrons के थ्रू हाई अमाउंट ऑफ आपका अट्रैक्शन पावर एक्सपीरियंस किया जा रहा है। और उसी हाई अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन पावर आपका क्या होता है, जेड इफेक्टिव। बेटा ध्यान से समझना, शील्डिंग पावर की वजह से आपका न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, शील्डिंग पावर की वजह से आपका न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। लेकिन कम होने के बावजूद भी जो आपका न्यूक्लियर आपका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो हाई अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन पावर एक्सपीरियंस बाय आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, then size will be decrease, then size of atom will decrease, size of atom will decrease मतलब आपका एटम का साइज क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से था हमारा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और इसी वजह से क्या होता है बच्चों, इसी वजह से हमारा लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में लिख देता हूं यहां पर आपका 5D 4D का साइज आपके किसके अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है बच्चों, 5D के साइज के। तो इस तरीके से हमारा होता है बच्चों यहां पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की तरह ही है बच्चों आपका कौन सा कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो मैं कहां चेंजेस कर रहा हूं समझ लेना, इसमें भी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की तरह ही है बच्चों आपका एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा बच्चों आपका 5D और यहां पर 6D, इन दोनों का साइज आपका अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा, ठीक है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन को कहां भरे जाएंगे, ठीक है, 6D में भरे जाएंगे। और उसमें भरने से पहले हमको 14 इलेक्ट्रॉन 5F में भरने पड़ेंगे, बहुत बढ़िया। और 5F में 14 इलेक्ट्रॉन भरा तो 14 प्रोटॉन भी न्यूक्लियाई में भरे जाएंगे, जिससे न्यूक्लियर चार्ज आपका 14 से इंक्रीज होगा। और आपका 14 इलेक्ट्रॉन इन 5F ऑर्बिटल इज पुअर शील्डर, सो आपका जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। और जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर आपका जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो आपका साइज कम हो जाएगा। और साइज कम होने की वजह से 5D की साइज अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाएगी किसके, 6D के। वही कंसेप्ट सिमिलर है। अब आपसे पूछा जाएगा कि एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आपका ज्यादा मतलब अच्छा है या फिर लेंथेनॉइड। तो मैं आप लोगों को बताता हूं,
देख लेते हैं यहाँ पर एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा मतलब वो ज्यादा अमाउंट में है कि लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, कौन किस पे प्रीडोमिनेंट है? तो मैं बता देता हूं यहाँ पर एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन आपका ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। ऐसा क्यों होता है? लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन अब समझ लेते हैं बच्चों। एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है बच्चों, समझना। एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन आपका किसकी वजह से आता है बच्चों? पुअर शील्डिंग ऑफ 4F, पुअर शील्डिंग ऑफ 4F, पुअर शील्डिंग ऑफ सॉरी, एक्टिनोइड आपका किसकी वजह से आता है? पुअर शील्डिंग ऑफ 5F। और ये किसकी वजह से आता है बच्चों? पुअर शील्डिंग ऑफ 4F। अब मुझे बताओ 5F और 4F में से भी ज्यादा पुअर किसकी शील्डिंग होती है? इन दोनों से में से भी ज्यादा पुअर शील्डिंग किसकी होती है? आप लोग समझ पा रहे होंगे 5F की। मैंने आप लोगों को बताया था n-1 की हमेशा कम होगी n से, ठीक है। ये मैंने कुछ अभी पहले बताया था शील्डिंग पावर में, ऑर्डर में। तो 5F की शील्डिंग पावर आपकी क्या होगी? 5F की शील्डिंग पावर आपकी पुअर होगी, ठीक है। 5F की शील्डिंग पावर आपकी पुअर होगी। यहां पर शील्डिंग पावर का ऑर्डर है। शील्डिंग पावर आपकी किसकी होगी बच्चों? 5F की शील्डिंग पावर पुअर होगी। अब 5F की शील्डिंग पावर पुअर होगी तो जेड इफेक्टिव कहां ज्यादा, न्यूक्लियर चार्ज कहां ज्यादा होगा बच्चों? न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? फिर मैं आप लोगों को बताता रहा हूं। न्यूक्लियर के पास चार्ज होता है जो कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट आने की वजह से उसका जो अट्रैक्शन पावर होता है वो कम होता है, और जितना बाहर वाला इलेक्ट्रॉन अब एक्सपीरियंस करेगा उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो यहां पर 5F का शील्डिंग पावर कम है तो 5F में ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा। तो यहां पर समझ लेना 5F में, इसका मतलब 5F की जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन मतलब 5D में न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, सॉरी 6D में न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा एक्सपीरियंस होगा एज कंपेयर टू 5D। ये तो इसका आउटर मोस्ट हो गया ना, ये इसका आउटर मोस्ट, ये उसका आउटर मोस्ट शेल हुआ। तो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल वाला हो गया। तो आउटर मोस्ट शेल वाले पे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहां एक्ट करता है? शील्डिंग पावर के बाहर वाले पे। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। किस पर होगा? 6D पर ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एज कंपेयर टू 5D। तो जेड इफेक्टिव आपका क्या हो जाएगा बच्चों? 6D का जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 5D। तो इसका मतलब बोल सकते हैं यहां पर 6D में जेड इफेक्टिव आपका ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू 5D। तो आपके एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इसीलिए आपका प्रीडोमिनेट करता है किस पे बच्चों? लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन पे, ठीक है। इसीलिए फाइनली आपका क्या होता है बच्चों? जो आपके 4D एलिमेंट का साइज है वो आपका 5D, और 5D का भी साइज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 6D आपका हो जाता है। यहां चलता है हमारा लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन और यहां चलता है हमारा एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन। इसको आज के आज ही कर लो अच्छे से, बाद में फिर बाकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अगला एक्सेप्शन नंबर 2। अगला एक्सेप्शन मैं आपको बताता हूं। ग्रुप में मतलब ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर मूवमेंट कर रहे हैं तब क्या, ठीक है ना। अगला एक्सेप्शन क्या है बच्चों? समझना। अगला एक्सेप्शन, सिमिलर एक्सेप्शन विल बी सीन इन सिमिलर एक्सेप्शन या फिर सिमिलर contraction will appear in p block element सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन आपको कहां देखने को मिलेगा बच्चों? p ब्लॉक एलिमेंट में भी देखने को मिलेगा ड्यू टू द पुअर शेडिंग ऑफ d orbital एंड f orbital, ठीक है। f ऑर्बिटल इन्हीं की वजह से, देखो जहां पुअर शील्डिंग होता है उन्हीं वजह से, और पुअर शील्डिंग जहां d और f ऑर्बिटल होंगे वहां पर आपका पुअर शील्डिंग होगा।
अब जैसे मैं आप लोगों को बता रहता हूं, इन ग्रुप थर्ड ए ब्रिटेन के ओल गंजे इंडिका तेल बेचे, ये मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, जनरल ऑर्डर आप क्या लिखोगे, जनरल ट्रेंड मैंने आप लोगों को बताया था। जनरल ट्रेंड आप क्या लिखोगे बेटा, जनरल ट्रेंड आपको लगेगा कि डाउन टू द ग्रुप जाते हैं तो क्या बढ़ता है बच्चों, आपका एटॉमिक साइज आपका बढ़ता है। डाउन टू द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज आपका बढ़ता है, तो आप लोग जनरल ट्रेंड क्या लिखोगे, बोरोन का सबसे कम साइज होगा, फिर आपका एल्यूमिनियम का बड़ा होगा, फिर आपका गैलियम का, फिर आपका इंडियम का, फिर आपका टेलुरियम का। इस तरीके से आपका साइज होगा। लेकिन क्या होता है कि गैलियम के आगे कौन से एलिमेंट आते हैं बच्चों, 3D सीरीज एलिमेंट आते हैं। और 3D सीरीज मतलब बिफोर फिलिंग 3p ऑर्बिटल वी हैव टू फिल, बिफोर फिलिंग 3p ऑर्बिटल वी हैव टू फिल व्हाट, 3D ऑर्बिटल। मतलब आपके इस ऑर्बिटल को भरने से पहले मुझे कौन से ऑर्बिटल को भरना पड़ेगा, देख लेते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे, बिफोर फिलिंग 4p ऑर्बिटल we have to fill 3D ऑर्बिटल। 3D ऑर्बिटल को भरना पड़ेगा। और जैसे ही मैंने 3D ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन भरे, so we will fill 10 इलेक्ट्रॉन इन 3D ऑर्बिटल। उससे क्या होगा बच्चों, 10 प्रोटॉन ऑल्सो फिल इन न्यूक्लियस। तो यहां पर 2 पॉइंट आ गया कि 3D का आपका क्या होता है बच्चों, 3D का आपका पुअर शिल्डर होता है, ये पॉइंट भी समझ में आ गया, पुअर शिल्डर होता है। और 14 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई में, 10 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियाई में भरने की वजह से आपका क्या होगा बच्चों, यहां पर आपका जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। तो जेड इफेक्टिव और यहां पर पुअर शिल्डर दोनों के होने की वजह से इसकी साइज क्या हो जाती है बच्चों, तो आपका ट्रेंड कैसा देखा जाता है, सो हेंस ट्रेंड विल बी बोरोन के बाद आपका आता है एल्यूमिनियम, फिर इसके बाद गैलियम। इस तरीके से आपको ट्रेंड को देखा जाता है बच्चों, इस तरीके से आपका ट्रेंड होता है बच्चों। इस चीज को थोड़ा सा आप लोग अच्छे से ध्यान रखो। तो यहां पर 3D की वजह से भी देखा गया इस तरीके का इफेक्ट। तो आप लोगों को आई होप कि समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने एक्सेप्शंस को डील किए। काफी इजी है और काफी सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, आप लोग इजीली देख सकते हो कि किस तरीके से मैंने यहां पर एक्सेप्शंस को डील किए। ठीक है, तो यह तो था हमारा एक्सेप्शन इन ग्रुप्स, ग्रुप के अंदर एक्सेप्शन था। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पीरियड के अंदर एक्सेप्शंस। तो हमारे पीरियड्स के अंदर एक्सेप्शन कितने, ये दोनों एक्सेप्शन पे आज आप ज्यादा से ज्यादा वर्कआउट करो, ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करो। ठीक है, आई होप सो कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।